कि आपने ये बात तो कर ली कि भाई नर व मादा दोनों चाहिए आपको, बड़े खुश हो गए। हाँ, नर व मादा दोनों चाहिए, तब होगा लैंगिक जनन, बढ़िया बात। लेकिन पता है, नर ऐसा नहीं है कि हमेशा लैंगिक जनन को संपन्न कर सकता है। नर हमेशा लैंगिक जनन को संपन्न कर सके ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मादा के साथ परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं, बड़ी अलग हैं। मादा जो है दो प्रकार की होती है, देखेंगे। मादा व नर, अगर दोनों की बात करूं एक बार, तो एक निश्चित आयु काल के बाद, एक निश्चित आयु काल के बाद, एक निश्चित एज के बाद, हमने सीखा था नर व मादा दोनों की शारीरिक संरचना जब एक निश्चित एज पार कर जाती है तो इनके अंदर हार्मोन स्राव के वजह से शारीरिक संरचना में थोड़ी से परिवर्तन होते हैं, और शारीरिक संरचना के बाद इनके अंदर इनके गैमीट्स बनने शुरू होते हैं, इनके युग्मक बनने शुरू होते हैं, नर व मादा दोनों के। देखेंगे, एक निश्चित जीवन काल के बाद एक निश्चित आयु के पश्चात, ये ज्यादा बेहतर है, एक निश्चित आयु के पश्चात नर व मादा में, एक निश्चित आयु के पश्चात नर व मादा में हार्मोन स्राव शुरू हो जाता है। हार्मोन स्राव शुरू होता है और हार्मोन स्राव शुरू होता है और इनके शरीर में प्रजनन क्रियाएं करने हेतु आवश्यक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। आवश्यक परिवर्तन क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। अब ये जो बात है, ध्यान देना, ये जो बात है, ये बात हमने कॉमन की है नर व मादा दोनों के लिए, लेकिन अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। नर के अंदर एक बार शुरू होने के बाद यह प्रक्रिया एक लंबी आयु तक चलती है। एक लंबी आयु तक अनवरत चलती है, बिना रुके चलती है। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनवरत चलती है। कहां पे? किसके अंदर? किसके अंदर? दोबारा से, नर के अंदर। ये अनवरत चलती है, एक बार चालू हो गया तो ये चलता रहेगा। बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, छोड़ जाने दो, अच्छा बोल ही देता हूं, नहीं छोड़ जाने दो, अरे छोड़ जाने दो, कोई बात नहीं, है ना। ऐसा सुना है मैंने, मतलब गांव का रहने वाला हूं, हिंदी मीडियम पढ़ा भी रहा हूं तुम लोगों को, अच्छी बात है, थोड़ा जमीन से और जुड़ाव महसूस हो रहा है हिंदी मीडियम पढ़ा के। तो गांव में एक कहावत है कि इंसान और शेर कभी बूढ़े नहीं होते। वो बूढ़े मतलब एज वाली नहीं बोलते, वो बूढ़े मतलब बोलते हैं रिप्रोडक्टिवली, है ना, जनन के हिसाब से। क्योंकि इंसान के अंदर एक बार जिस भी एज, सर्टेन एज में 13, 14, 15, 16, 17, 18, जब भी उसके अंदर एक बार शुक्राणु जनन शुरू हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक लंबे एज तक चलता रहता है, जब तक कि उसके पास न्यूट्रिशन प्रॉपर है, पोषण मिल रहा है, वो शुक्राणु का निर्माण करता रहेगा। हाँ, एक एज के बाद शुक्राणुओं की संख्या जरूर कम हो जाती है, बट वो शुक्राणु का निर्माण करेगा। वही चीज मैंने लिखा है कि
एक बार शुरू होने पे एक लंबी आयु तक अनवरत चलेगा। लेकिन महिलाओं के अंदर, मादाओं के अंदर ऐसा नहीं है। मादाओं के अंदर कैसा है वो देखिए। मादा शरीर में यह यानी जननिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद एक नियत समय पश्चात रुक जाती है। पहली चीज, एक नियत समय पश्चात क्या हो जाती है ये प्रक्रिया, रुक जाती है। क्या बोल रहे हैं, एक नियत समय के पश्चात रुक जाती है। फिर मानव मादा में जननिक प्रक्रिया की शुरुआत मासिक धर्म से की जाती है। मासिक धर्म से मानी जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी बोलते हैं शॉर्ट में, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल से मानी जाती है। इंपॉर्टेंट सी बात हो रही है, मादा के अंदर कब से माना जाता है ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल से मानी जाती है। जब फर्स्ट पहला मासिक धर्म, जब पहला मासिक धर्म आता है तो इसे, मासिक धर्म को, पहला मासिक धर्म आता है तो इसे क्या बोलते हैं आप लोग जानते हैं, मेंस्ट्रुअल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, ठीक है। मेनोपॉज और आखिरी मासिक धर्म, आखिरी मासिक धर्म एक गलती हो रही है छोटी सी, इसे बोलते हैं मीनार्च और इसे बोलते हैं मेनोपॉज। मीनार्च और मेनोपॉज कहलाते हैं। और मानव मादा के अंदर यह पूरा चक्र चलता रहता है ना, हर महीने एक चक्र चलता रहता है। इसीलिए इस पूरे चक्र को मासिक धर्म माना जाता है। मादा के अंदर लिख देते पॉइंट बना देते हैं। मानव मादा के अंदर एक पूरा मासिक धर्म का चक्र चलता रहता है। चक्र चलता रहता है जिसे मासिक धर्म चक्र, जिसे मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। एक बढ़िया सी बात और सीखोगे, देखो जीवों में
या मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल एक निश्चित समय पश्चात अंडाणु एक नियत अवधि पर बनाते रहते हैं। एक नियत अवधि पर क्या करते हैं? बनाते रहते हैं, जिससे इनके अंदर, जिससे क्या हो रहा है? जिससे इनके अंदर सतत प्रजनन की क्षमता होती है। सतत प्रजनन की क्षमता होती है। मतलब दीज आर द कंटिन्यूअस ब्रीडर। ये कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, बट कुछ जंतुओं में यह चक्र, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्र बोल रहे हैं, यहाँ पे मध चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये वर्ड याद रखना आपको, मध चक्र कहलाता है, जो एक निश्चित मौसम में ही चलता है। अतः इनकी प्रजनन क्षमता एक विशेष मौसम पर ही, एक विशेष मौसम में ही पाई जाती है। मौसम में ही एक विशेष मौसम में ही पाई जाती है। ये जीव मौसमी प्रजनक कहे जाते हैं। मौसमी जनक कहे जाते हैं। चलेगा। समझेंगे बच्चे? इसके बारे में एक बात समझेंगे। जब हम मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्तनधारियों के बारे में पढ़ते हैं, मैमेलियंस के बारे में, तो मैमल्स या स्तनधारियों के अंदर मैमल्स या स्तनधारी जीवों में दो ग्रुप पाया जाता है। एक को बोलते हैं आप प्राइमेट, एक को क्या बोलते हैं? प्राइमेट। और एक को बोलते हैं नॉन प्राइमेट। दो जीव हो गए, एक हो गया प्राइमेट, एक हो गया नॉन प्राइमेट। प्राइमेट के अंदर ध्यान से देखेंगे, प्राइमेट के अंदर चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं रज चक्र, जो मासिक धर्म की बात कर रहे हैं। और ये रज चक्र हर टाइम एक निश्चित समय पे हो रहा है, इसलिए ये जहां चलता है ये कहे जाते हैं सतत प्रजनक। क्या कहलाते हैं बच्चे? सतत प्रजनक, या बोल सकते हैं आप इनको कंटिन्यूअस ब्रीडर। क्या बोल सकते हैं आप इनको? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स बोल सकते हैं।
बाकी नॉन प्राइमेट्स के अंदर चलती है ईस्ट्रस साइकिल, जिसे आप बोलते हैं मध चक्र। इन्हें क्या बोलते हो आप? मध चक्र बोलते हो। और ये वाले जो जीव हैं ये कहला सकते हैं मौसमी प्रजनक। यानी सीजनल ब्रीडर्स। ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं, ये मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। क्लियर बच्चे? तो ये थी कुछ प्रजनन से जुड़ी बातें। हमने नर व मादा के बारे में सीख लिया। पुष्प के अगर पुष्पों की बात करें तो पुष्पों के अंदर पादपों में पुष्प पादप का जननांग होता है। पुष्प क्या होता है? पादप का जननांग होता है। जो हम लोगों ने पढ़ा ना कि एक ही पुष्प पे दोनों पाए जा सकते हैं, या हो सकता है अलग अलग जगह पे एक ही पे नर व मादा दोनों, ये पुष्प के साथ भी है। जब हम एक पुष्प की संरचना को बनाने की सोचते हैं, एक छोटा सा बना के देख ही लेते हैं। इस वाले हिस्से को बोलते हैं पुष्पाधार, है ना, फ्लावर का बेस, या आप इसे थैलेमस बोलते हो। आप इसी हिस्से को क्या बोलते हो? थैलेमस। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूं। ये आपकी बुक वाले ना मनमौजी होते हैं, जब उनको हिंदी खुद दिक्कत होती है तो इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो दोनों, अगर हिंदी पे ज्यादा फोकस करना, बट दोनों सीख जाओगे तो मुझे पता है कि कोई भी आपके गली का कुत्ता आपको दौड़ा के काटने वाला नहीं है। और अच्छी बात है, अभी समय है, सीख जाओ तो बेहतर है। ये बन गया पुष्प का मादा भाग, है ना। इस पुष्प के ऊपर बना ही देते है गुलाबी गुलाबी समा। जब भी हम फ्लावर देखते हैं, पुष्प देखते हैं, तो उसमें एक रंगीन हिस्सा होता है ना, रंग बिरंगा हिस्सा, वो ये वाला हो गया। और हमेशा पुष्प के सबसे बाहर कभी भी नीचे देखोगे तो वहां पे आपको एक हरे रंग का पत्ती जैसा संरचना पाया जाता है। उम्मीद करता हूं देखा होगा आप लोगों ने, है ना। हरे रंग की ऐसी पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको पुष्पाधार तो बिल्कुल नहीं बोलते, है ना। ये थोड़ा लीफी संरचना ऐसी, इसका ये टिप थोड़ा खराब लग रहा है। अब या तो बनाते नहीं, या तो बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे। लोग पूरा ही चला गया, अच्छे से मिट गया, बनाते रहो। हाँ थोड़ा ठीक है। यहाँ पे पादप को जब भी देखते हैं, पुष्प को, तो आपको इतनी संरचना है ना। अभी एक मिसिंग है, एक संरचना मिसिंग है, वो रहे भैया ये। जब आप एक पुष्प को बनाते हैं तो कुछ ऐसी संरचनाएं बनती हैं। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं ये वाला हिस्सा, इसे बोला जाता है पुंकेसर, और ये वाला हिस्सा जो येलोइश पार्ट है बेटा, ये कहलाता है स्त्री केसर। ये पुंकेसर, ये स्त्री केसर। और मजेदार बात बताऊं, देखो जरा ध्यान से, मुझे लगता है तुरंत समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोलने की कोशिश की। ये देखते ही समझ में गया ना, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये दोनों प्रॉपरली पादप के क्या होते हैं? जननांग हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं।
क्लियर। बाकी जो दो स्ट्रक्चर दिख रही हैं ये भी पुष्प के अंदर पाए जाएंगे। ये वाला कहलाता है दल, बाह्य दल। ये वाला कहलाता है बेटा बाह्य दल, और इसके अंदर ये लाल रंग का जो भाग है ये कहलाता है दल। मतलब पुष्प में 4 भाग हैं, एक बाह्य दल सबसे बाहर, उसके अंदर है दल, फिर पुंकेसर, फिर स्त्री केसर। लेकिन इसमें से 2 हिस्से ये वाले क्या हैं, ये जननांग बनाते हैं और ये पुष्प के सहायक इसके अंगक हैं। तो पुष्प में भी ऐसा हो सकता है कि एक ही पुष्प पे नर व मादा दोनों पाए जाए, जैसा यहां बना है। तो इसे आप बोलेंगे उभयलिंगी पुष्प। ये पुष्प कैसा है, उभयलिंगी, दोनों पाया गया है। यस और नो। हो सकता है कि किसी एक पुष्प पे, बिल्कुल संभव है, अब आप समझ सकते हैं, हो सकता है कि एक पेड़ लगा है कहीं पे, है ना, यहाँ पे जो फूल है बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे जो फूल है इस पे सिर्फ ये लगा है, समझ रहे ना, सिर्फ मादा पुष्प लगा है। या संभव है कि कोई पुष्प ऐसा हो जहां पे सिर्फ क्या लगा हो, जहां पे सिर्फ यही स्ट्रक्चर पाया जाए। नर व मादा अलग अलग भी पाए जा सकते हैं, अलग अलग फूलों पे। अब मैंने फूल नहीं बनाया, मतलब ये नर व मादा कहाँ पे देंगे, फूल के ऊपर ही। यहाँ पे भी फूल है, यहाँ पे भी फूल है। आपको मैं फूल नहीं बना रहा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी फूल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नर वाला है, यहाँ पे भी फूल है जहाँ पे सिर्फ मादा वाला है। तो ये वाले जो फूल होंगे, बाकी सब वही होगा यार, बाह्यदल होगा, दल होगा, बस नर वाले पे सिर्फ नर होगा, मादा वाले पे सिर्फ मादा होगी। तो पुष्प भी कैसे हो सकते हैं, पुष्प भी हो सकते हैं इन 2 वैरायटीज के, जहां पे एक में आप बोलेंगे नर पुष्प है, एक को क्या बोलोगे, मादा पुष्प। जनरली हम एक ही फोटो से सब सीख लेते हैं कि भाई ये दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ डेफिनेट टर्म्स है ना, जो कुछ शब्द आने चाहिए थे कि सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, मतलब सीजनल मतलब मौसमी प्रजनक क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट में कौन सी चक्र चल रही है, कौन सी साइकिल चल रही है, प्राइमेट में कौन सा चक्र चल रहा है, कौन सा साइकिल चल रहा है। ये बेसिक बातें जो लैंगिक जनन के लिए जरूरी थी। क्या होता है एक लिंगाश्रय, क्या होता है उभय लिंगाश्रय, है ना, किसे बोलेंगे आप डायोसियस, किसे बोलेंगे मोनोइसियस। ये सभी जो संरचनाएं हो सकती थी, वो सारी जो इनिशियल जो आपको लैंगिक जनन को समझने के लिए जरूरी चीजें थी, वो सारा मसाला आपके दिमाग में भर दिया गया है। अगले क्लास में हम लोग लैंगिक जनन को फिनिश करेंगे और इसके साथ ही यह अध्याय भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। टिल देन गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।